खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें और अहम बात यह है कि भट्टी साहब आज इस्लामाबाद में हैं। बहुत सी खबरें हम उनसे लेंगे, मगर कुछ रन डाउन आपसे शेयर करें। साइफर केस क्या नए सिरे से शुरू होगा और फिर वही एक्सरसाइज होगी? शहबाज शरीफ साहब एक मुस्लिम लीग नून का वफ्द लेके गए हैं चीन में। वो तो कोई हर्ज नहीं है, वो पार्टीज़ को बुलाते रहते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये तसर तो दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून इज़ दी पार्टी इन वेटिंग। तो ये क्या तस्वर है या नहीं है, इस पर हम बात भी करेंगे। नैयर बुखारी साहब होंगे हमारे अगले सेगमेंट में, और बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये बात भी पूछेंगे हम नैयर बुखारी साहब से। और अब IMF ही फैसला करेगा कि हमने क्या टैक्स लगाने और क्या नहीं लगाने, और एक इंतहाई महंगी इशराफिया जो इस मुल्क के लोग जो हैं वो झेल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मगर बड़ी साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। हजूर ये तो हो नहीं सकता कि आप इस्लामाबाद में हों और बहुत अहम मीटिंग्स आपकी ना हुई हों। क्या हवाएं हैं, क्या खुशबू है, इस्लामाबाद क्या कह रहा है पर्टिकुलरली ये जो आने वाले इलेक्शन है इस हवाले से? बड्डी साहब जी, बड्डी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। काई साहब, इनफैक्ट जब से अरशद शरीफ शहीद हुआ, मुझे तो इस्लामाबाद का मौसम हवा बदली बदली लगती है। खैर, हम आ जाते हैं सियासी। काजी साहब, जो नवाज शरीफ साहब बादिउल नज़र में शेरवानी सिलवाए बैठे हैं, मुझे लग रहा है उन्हें उस शेरवानी को डिले करना होगा। अरे ये क्या खबर दे रहे हैं आप? जल्दी उन्हें है इक़्तिदार में आने की। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितनी जल्दी उन्हें है इक़्तिदार में आने की, आवाम को उतना ही फैसला बढ़ गया उन्हें इक़्तिदार देने का। क्या डू यू थिंक अब जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर UAE गए, वहाँ से वो पैसे आ रहे हैं अरबों रुपये इन्वेस्टमेंट, क्या इनके लिए आ रहे हैं जो 3 दफ़ा पहले मुल्क का पट्टा बिठा के ले गए? बादिउल नज़र में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है यकीनन, लेकिन कुछ सरगोशियाँ सी हो रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से बताता हूँ, अभी ये इमरान खान साहब से जेल में किसी की मुलाकात हुई है, उनके बारे में खबरें भी गुमराह कुन भेजी जा रही हैं कि फ़लाँ बंदे ने उस कह दिया, फ़लाँ ने कह दिया। अभी चेयरमैनी का फ़ैसला नहीं हुआ। अभी चंद ही मिनट पहले तहरीक इंसाफ का परसों डेट है, लेकिन आपकी नून लीग के लिए अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि उन्हें पैगाम दिया गया है कि अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो आप इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे, किस तरह आपको इक़्तिदार दी जाए, किस तरह 8 फरवरी को 5-6 करोड़ वोटरों के हाथ पकड़े जाएं। बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं जी हमें 2/3 मेजोरिटी दें, इन्हें तो दूसरे तीसरे नंबर पे भी आना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश यही है कि हमें कामयाब कराया जाए, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट बीच में आवाम है, वोट है, आइन है, कानून है, अदालतें हैं। अब ये चाहते अनाउंस हो जाए तो नहायत जिम्मेदार कह रहे हैं कि जिन्होंने नवाज शरीफ को, कादी साहब ये सुने जी, मैं सुन रहा हूँ गौर से, बुलवाया था, मुबैना लंदन प्लान जो भी था, लंदन प्लान जो भी था वो भी सुना है, सर जोड़ के बैठ गए हैं। ये क्या सर में डाल लिया, इसने तो पल्ले ही कुछ नहीं है। हम तो 18 को 20 कर देते, 19 को 20 कर देते, ये 0 को 20 कैसे करे? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, देखें क्या होता है। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल और, ये जो एक चीन सवाल जा और रहे हैं, मुझे लगता है एक सवाल और देखिए ना, कुछ अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन भी होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, PTI के भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के भी होते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी होते हैं, और उनके होते होने में हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। मगर ये कि ये कालमों में भी लिख रहे हैं, जो कालमाती दोस्त हैं माशाल्लाह, वो भी लिख रहे हैं कि, और ख़ुद ये पार्टी में जो है वो इलेक्शन की डिले की कल जावेद लतीफ़ साहब ने बात की। और इसके साथ एक खबर और है कि उन उम्मीदवारान भी मायूस हैं, और ख़ास तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये अफवाहें हैं जो दुश्मनों ने उड़ाई हैं, या ये बात में कोई हकीकत है? भट्टी साहब। काजी साहब, अगर तरीके इंसाफ एज ए जमात इलेक्शन लड़ती है तो नून लीग के लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग छोड़ेंगे।
बड़ी तादाद में छोड़ेंगे और 5 साबक वफाकी वजीरों की इनडायरेक्ट तरीके इंसाफ से राब्ते हुए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बज़ाहिर आज तक जो बिलावल भुट्टो कहते हैं, नवाज शरीफ लाडले हैं कि तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुतफिक हो गई हैं कि तरीके इंसाफ अपने उम्मीदवारों के साथ जाती है तो 5-6 करोड़ जो उस दिन वोट पकड़ेगा, इतनी पुलिस नहीं है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तरीके इंसाफ के और जीत के दरमियान फासला नहीं रहेगा। हाँ, अब नून यार भट्टी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, सवाल में करने की इजाजत दीजिए। उम्मीदवार बनने से ही रोका जाए। भट्टी साहब, उनके अपने बंदे तो भाग रहे हैं पीटीआई के, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी उधर जा रहे हैं। ये अजीब, यानी थोड़ा सा मुझे हजम करवाएं खबर को। मैं दोबारा बाहोशो हवास अर्ज कर रहा हूं, मेरी नहायत काबिल एहतराम लोगों से जो बात हुई है, अगर तरीके इंसाफ को जिस तरह पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, नून लीग को इलेक्शन मुहिम उनके उम्मीदवारों को चलाने दी जा रही है, अपने इलाके में जाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के कई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो सिर्फ खुद आपके लीडर हो सकता है। अगर पीटीआई इलेक्शन में आए एज ए जमात, कादी साहब ये प्रोग्राम आज डेट क्या है, जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा भट्टी साहब, एक और बात भी ये कहानी चल रही है, नए नए लीडर इमर्ज कर रहे हैं। आज 28 नवंबर 2023 है। अगर तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से ना रोका गया तो नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले बाहर जा सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ अजीबो गरीब खबरें ये चल रही हैं कि कुछ और लोग भी चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन लड़ेंगे, और ये जो एक कदगन कह लें या एक कंडीशन कह लें जो इलेक्शन कमीशन ने लगाई है कि पार्टी में इलेक्शन करवाएं, तो ये कहा जा रहा है कि खान साहब को पार्टी की लीडरशिप से आप समझते हैं कि हटाया जा सकता है? अगर कोई और बंदा चेयरमैन होया तो उनको मान लेगा भट्टी साहब? अच्छा काई साहब, मेरी अभी कुछ देर पहले जो इमरान खान से मुलाकात है, उनकी फैमिली, मैं किसी जीरे सब्जी वाले की नहीं कह रहा, अंदर सिर्फ ये डिस्कशन हुई है जेल में तरीके इंसाफ के चेयरमैन के साथ उनके 2 वकला की, जो बाहर ऐलान किया गया वो गुफ्तगू नहीं हुई है। उनके खानदानी ज़राए ने कहा हमारी तरफ से कह दें। उन्होंने कहा परसों इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करना चाहते हैं चेयरमैन पे, उस पर एक गुफ्तगू हुई है और किसी भी नए चेयरमैन के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। ये एक स्टोरी जान के चलाई गई हैं कि इमरान खान अवाम में इतना मकबूल हो चुका है कि उसे, इनका ख्याल है एक सियासी जमात का, कि साजिशों से गिराया जा सकता है। जैसे आपने अभी कहा था, कुछ कालम लिखाए जा रहे हैं, कुछ तज्जिए कराए जा रहे हैं, कुछ ख्वाहिशात को खबर बनाया जा रहा है, कुछ प्रोपेगेंडे को रंग दिया जा रहा है। कहते हैं अब इमरान खान को दूर करने के लिए इन्हें जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। वो कंबल बन के चमड़ गए हैं इनको। अगर मैंने आपको अर्ज कर दिया, मैं उस बात पे कायम हूँ। तरीके इंसाफ को यहाँ तो उम्मीदवार ही नहीं बनने दिए जाएंगे, वो अपने घरों में जाएंगे, पुलिस जाएगी उठा लेगी, वरना नून लीग इलेक्शन में 3रे नंबर पे है पंजाब में। कादी मोहम्मद सईद साहब ये नोट कर लें। जी। अच्छा भट्टी साहब, शेर अफजल मरवत साहब का नाम आ रहा है, गौहर साहब का नाम आ रहा है, लेकिन भट्टी साहब ये तो फिर वही सिचुएशन होगी ना कि जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे थे, अपेक्स लीडर थे, उन पर पाबंदी भी थी, हुक्म तो उन्हीं का चल रहा था। अगर मरवत साहब आते हैं, गौर साहब आते हैं तो हुक्म है काम, तो फिर क्योंकि उसकी सारा लोग तो मतलब उधर ही हैं कासिम के अबू के साथ। भट्टी साहब, कादी साहब लिख के रख रहे शेर अफजल मरवत नहीं आ रहे, बात कुछ और हुई है, शाम तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से उन्हें ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने भी तौहीने कमीशन का है, तौहीने अदालत नहीं है मुल्क में, तौहीने आइन नहीं है, तौहीने इलेक्शन कमीशन है। उस पर एक इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिस पर जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन उनके फैमिली से हुए हैं कि
उन्होंने उन्हें ये नहीं कहा एंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक ऐसा नाम आएगा जो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो एक 10 जगह पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन को लड़ना पड़ रहा है, एक स्ट्रेटजी देता है। लेकिन शेर मरवत अफजल साहब ने जो दिया, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, और ये इमरान खान की फैमिली कह रही है, फैमिली कह रही है। अच्छा भट्टी साहब, एक वक्त कम है, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। जब भी कोई चीन जाता है तो हमारी खौफ से हम कांपने लगते हैं, क्योंकि जो मुआहदे हमने बिजली के किए थे, मैं एक मुआहदे का आपको बताता हूँ कि ज्ञाना को जो उन्होंने एक प्लांट लगा के दिया, उसी कैपेसिटी का प्लांट वो उनको 30% पे मिला, हमें 100% में मिला। खैर से मियाँ साहब दोबारा चीन गए हैं, तो अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आपकी इस पे आपका क्या कमेंट है कि वो अभी से दौरे शुरू हो चुके हैं? भट्टी साहब, अच्छा, वैसे कादी साहब मेरी एक रहनुमाई कर दें। मेरी इतलात के मुताबिक मोहतरम, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा है, वो अगर अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो उनका हक है, अगर सैर करने जा रहे हैं तो उनका हक है, अगर कोई चाइना का नवाज शरीफ अलग लेना जा रहे हैं तो ये उनका हक है। किस कैपेसिटी में जा रहे हैं? अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल मैं आपसे फायदा उठाना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का। नजर में आखिरी सवाल मेरा आपसे, भट्टी साहब, ये भट्टी साहब आपने शुरू में बड़ी खबर दे दी और मेरा ध्यान नहीं गया। इसका मतलब है कि जो ताकतें हैं उन्हें एहसास हो गया है कि इन्होंने पल्ले कख नहीं, ये तो गली च बाहर नहीं निकल सकते। तो ये उधर रियलाइजेशन कुछ नजर हो आ रही है, जिस तरह आपने शुरू में कहा भट्टी साहब। कादी साहब, 100% अक्सरियत में ये राय आ रही है कि इनको ज़बरदस्ती अवाम की मुखालफत मोल लेकर हुकूमत देना, मुल्क को तबाही के दखाने की तरफ ले जाना होगा। ये सोच शुरू हो गई है। मैंने कल रात ट्वीट किया था कि आज उन्हें नवाज इमरान खान को नहीं पेश किया जाएगा किसी भी कीमत पे। एक दोस्त मेरे पास नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा जी आप वाहम फैला रहे हैं। मैं कहा जी अगर कल आपने जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश कर दिया तो मैं आप कल अपने प्रोग्राम में माजरत करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान तो आज पेश नहीं हुए जुडिशल कम्प्लेक्स में। अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट की इतनी ताकत हो सकती है कि हाई कोर्ट के हुक्म पे जो बंदे मुझे बता दें, हुकूमत एक साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वो 25 करोड़ आवाम का इलेक्शन कराने की अहलियत रखती है, ये किसी भी आदमी से सवाल कर ले। लेकिन भट्टी साहब, सिक्योरिटी तो हुकूमत का देना काम है ना, क्योंकि कल ये ना हो कि हमें जो इलेक्शन कैंपेन करने वाले हैं कुछ उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ सकती है। क्या ख्याल है आपका? अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कानून को कोई हाथ में ना ले। भट्टी साहब, भाईजान, मैं कह रहा हूँ कादी साहब, नून लीग अपने हलके में नहीं जा रहे। उन्होंने शर्त ही एक रखी है कि पहले तरीके इंसाफ को साइड पे करें। कादी साहब, मेरी खातिर आप आवाम में जौन सा शहर का इंतखाब है जाएं, लोगों से राय जाने वो क्या कहते हैं। नून लीग वाले तो बेचारे, प्रॉब्लम है कुछ अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, अपने हलके में नहीं कैंपेन चला सकते। क्यों चीन दौड़े जाते हैं, क्यों बरतानिया के सफीर से मिलते हैं, क्यों अमेरिका के सफीर से मिलते हैं? कभी सुना है कि जिस दिन से आया वो एक सरकारी सा जलसा किया था अरबों लगा के, उसके अलावा कोई बड़ा जलसा किया है? इन्हें तो सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकारी मराहत मिल रही है। क्या कराची में जलसा हुआ, कोयटा में हुआ, पेशावर में हुआ, मुल्तान में हुआ, पिंडी में हुआ? बड़ी जमात है, 3 दफा इक़्तिदार में रही है, लेकिन अब वोटर नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे इस सेगमेंट के लिए। इस सेगमेंट के लिए मेरा आखिरी सवाल ये है कि यार जलसे भी नहीं शुरू कर रहे, इनको तो हर किस्म की फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हमारे पास बेशुमार सरकारी मुलाजम भी हैं, उनकी हाजिरियां भी वहाँ लग सकती हैं, फिर रेंट अ क्राउड के लिए मौलाना फजल रहमान भी हैं, तो फिर अमर कौन सा माने है? अच्छा कादी साहब, गुजारिश है कि कामों की कल जलसा हुआ था, उधर 80% लोगों ने कहा वोट इमरान खान का। अब मुझे बताएं ये कहाँ जलसा करेंगे? इन्हें जलसा करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। हाँ, ड्राइंग रूमों में बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने ख़ास लगड़ बगड़ चमचे खर्चे होते हैं, तारीफ़ें करके अपनी मर्जी की मीडिया टॉक चला देते हैं। देखें, सियासतदान की तो ताकत ही अवाम है। तो जो बंदा अवाम में जाने से, जो सियासी जमात गुरेज कर रही है, अवाम में जाने से कतरा रही है, खौफज़दा है, मैं माफी चाहता हूं, लीडर कैसे होगा अगर आपने उसको मुसल्लत करवा दिया, मान लिया? भट्टी साहब, ये मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। भट्टी साहब से अभी अब हम गुफ्तगू करेंगे। जाहिर है बड़ा वोट अहम होता है अमरीकी सफ़ीर का, मगर अगर नाल बंदा कोई ना हो तो फिर वो अकेला भी कुछ नहीं कर सकते।
बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जनाब नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के। क्या सिलसिला है, क्यों बिलावल भुट्टो मुबैना तौर पर और जनाब जरदारी साहब के दरमियान क्या कोई ऐसी खींचातानी है या कोई वेज है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में डॉक्टर करामुल हक भी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या पूरा ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन के वर्ल्ड बैंक और IMF ने खुदा न खास्ता खाकम बदन की हमें टेक ओवर तो नहीं कर लिया। अल्लाह मैं माफ़ करे और ये गलत हो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हजूर, एक तो ये है कि जो वैसे ही एक जन्म का भी आपका तजाद तो पीपल्स पार्टी के साथ है। मुस्लिम लीग नून का जन्म ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके ख़िलाफ़ जो जुल्म सितम हुआ ज़ियाउल हक के दौर में, तो उसका हिस्सा तो रही है। इस तारीख से तो हम इनकार नहीं कर सकते। मगर गाह गाह आपकी दोस्ती होती रही, लव वेट रिलेशनशिप चलता रहा। तो आजकल फिर लगता है कि इसी नहज पे है और बहुत नालान लगती है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से। तो ये क्या सिलसिला है और आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या वही एक तासर होगा जो आजकल PTI के लोग समझ रहे हैं कि भाई ये वन वे ट्रैफिक ही होगी? जनाब नैयर बुखारी साहब। शुक्रिया। गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमरीत के वारसानों में से तो नहीं है। बेशक, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। तारीख गवाह है इस बात की। अला के पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी उसको जो 90s की पॉलिटिक्स थी उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें थी उनको बेनिफिट रहा। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया। ऑब्वियसली उसके सर्टन कंडीशंस थी, लेकिन ऑब्वियसली फिर आगाज़ हमने नहीं किया, काला कोट पहन के कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट। इसके बावजूद जो सूरत हाल इस्टेब्लिश हुई 2008 के बाद 18 के बाद ऑनवर्ड, तो इस किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई कि बहुत सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत समझी थी कि सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, और तब ही जो है वो ये डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो सकती है कि तवातर के साथ इंतखाबात होते रहें, पार्लियामान फंक्शनल रहे। अगर वो परसुएड न करते आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दीगर जमातों को, तो शायद वो 2018 से 23 तक ये पार्लियामेंट बिलखुसूस नेशनल असम्बली न चलती। ऑब्वियसली फिर एक आइनी तरीका, बल्कि आप रिकॉल करेंगे कि 2014 में गैर जमहूरी तरीका अपनाने की कोशिश की गई हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में थे, तो हमारा मौक़िफ़ था कि ये गवर्नमेंट्स को घर भेजना एहतजाज के ज़रिए ये कोई अच्छा तरीका नहीं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीका था 2022 पे अडॉप्ट हुआ। भला हम गवर्नमेंट में आए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आवाम ने कैसे देखे, फेलियर था या कामयाबी थी, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे, ऑब्वियसली। लेकिन हमारा ये था कि हम अलायंस में बैठे हैं गवर्नमेंट में। हमारा ये कतन ये नहीं था कि हम इलेक्शन अलायंस में बैठे हैं, गवर्नमेंट के अलायंस में बैठे थे। जब तक टर्म पूरी नहीं होती हम साथ थे। उसके बाद उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ना है, हमने अपनी भी लड़ना है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना आने वाले इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी शेक हो जाएगी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। तो दीगर जमातें उन नताइज को कबूल नहीं करेंगी, और अगर नताइज कबूल ना हुए आने वाले इंतखाबात के, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर जमहूरियत को तक़वियत देनी है, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना है, पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत को आगे लेके चलने में, जमहूरी इदारों को इस्तेकाम देना है, तो आने वाले इंतखाबात में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंश्योर करना ECP का काम है और होने चाहिए वो। जी भट्टी साहब। अच्छा नैयर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब।
अच्छा नहीं यार साहब, गुजारिश है कि हमें जहाँ तक हिस्ट्री हमने पढ़ी है, एक लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने एक डिक्टेटर के आगे माथा नहीं टेका और फांसी के फंदे पर चढ़े गए। उनकी बेटी छोटी उम्र में बिलावल और बच्चों के साथ आती थी। खैर वो वक्त गुजरता रहा। आपको याद होगा कि 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी को नवाज शरीफ खुद जाते रहे कि अभी उतरो, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। इसके बावजूद 18 में, मैं थोड़ी सी बात लंबी है कि पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम लीग नून तो कह रही थी हमने अदम एतमाद लाना ही नहीं, ये असम्बलियाँ जाली है, हम राय दे रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो आज नून लीग की अक्सरियत क़यादत गिरफ्तार होती। लेकिन आप कैसा उन्होंने किया आप पर कि आप उन पर खदशात का इजहार कर रहे हैं और बिलावल कह रहे हैं ये लाडले बन चुके हैं। क्या फिर इन्होंने कोई डिच किया है पीपल्स पार्टी को, आप समझते हैं? बात पीपल्स पार्टी को डिच करने की नहीं है। भट्टी साहब, गुजारिश है कि हम कब तक ये तजुर्बे करते रहेंगे? इन तजुर्बों से निकलना चाहिए। और जो एक डॉक्यूमेंट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद उसकी जमात ने इस मुल्क को दिया, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर काम करना चाहिए, जिसे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखें, ये जो जमहूरियत का इस्तेकाम, ये सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी से आता है। दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं और जिस लेवल पे आज खड़ी हैं, उनकी एक बड़ी तारीख है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी आप देख लें। हम ये चाहते हैं कि ये जो इंटरप्शन होती है फोर्सेस की, ऐसी जो पॉलिटिकल फोर्सेस को काम नहीं करने देती, मसलन आप माजी देख लें। लेकिन ये बात भी आपको इल्म है कि पीपल्स पार्टी मुसालत कर लेती है, हैं जी, मसलत की शिकार कभी नहीं होती। बाकी दीगर जमातें मसलत का शिकार हो जाती हैं। अगर हम मसलत के शिकार होते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद फांसी फंदे पे न चढ़ते, मोहतरमा शहीद ना होती, हमारे बाकी दीगर लोग भी कोड़े और फांसियाँ कबूल न करते। तो हम तो इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1973 का पार्लियामान ने मंजूर किया, उसके मुताबिक स्टेट ऑर्गन्स जो हैं वो चलें, वो फंक्शनल रहें। बहरहाल अभी लाडले की बात इसलिए की कि हम उन कुव्वतों को कन्वे किया चेयरमैन ने कि 2018 को रिपीट न करें। उससे मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ, माशी तौर पे हुआ, सियासी अदम इस्तेकाम आया। तो इसलिए वो हमने इंडिकेशन की, जिसको अवाम मुंतखब करे इक़्तिदार, उनको मुंतकिल होना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, एक तसर देने की कोशिश की गई जब नज़र में मुस्लिम लीग नून तासर ये दे रही है कि वो कुछ डील करके आई है और हुकूमत अगली उनकी होगी जो उनके करीबी हल्के हैं, बल्कि यहाँ तक क्लेम किया जाता है कि इस दफ़ा 2/3 मेजोरिटी होगी और सिंध में भी उनकी हुकूमत होगी। क्या बिलावल भुट्टो साहब के पास कोई एविडेंस ऐसी आई है कि उन्हें खदशा है कि इलेक्शन में गड़बड़ होगी, या इसीलिए वो इसे सहूलत लीग या लाडली लीग कहते हैं? हर कोई तो खदशा तो होगी। बिलावल साहब एक इतना अरसा सियासत में हो गया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बेनज़ीर के बेटे हैं, कि बिला वजह बातें कर रहे हैं वो। भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि एविडेंस तो आपके सामने भी है। आपने 21 अक्टूबर की आमद को देख लिया होगा, जिस अंदाज से प्रोटोकॉल मिलता रहा, जिस अंदाज से मीनार पाकिस्तान पे जलसे का इनेकाद हुआ। आप लाहौर में तशरीफ़ फरमा थे और आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया होगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और केयर टेकर गवर्नमेंट्स का क्या रोल था। उसमें एविडेंस बिलावल साहब को सामने रखने की क्या ज़रूरत है? हर खुली आंख देख पा रही थी कि केयर टेकर्स का रवैया क्या है और जिस अंदाज में रिलीफ मिल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आर्ट उन्हीं के पास है रिलीफ लेने का, चाहे वो रिलीफ उन्होंने 2000 में लेनी हो और कन्विक्शन के बाद बैरून मुल्क चले जाते हैं, और वो रिलीफ लेने पे जो इकरारनामा दे के जाते हैं, और कभी अदालतों में ख्वाजा आसफ कहते थे 10 साल का, कभी कहते हैं 5 साल का, वो भी कौम के सामने, आपके सामने, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फिर आप वो देख लें कि 2007 में फिर वो कैसे वापस आते हैं।
फिर जब कन्विक्शन हो जाती है तो 2019 में कैसे चले जाते हैं और अब 2023 में कैसे वापस आते हैं। तो ये सारी तारीखें, सारे शवाहिद आपके सामने हैं और ज़ी शऊर आदमी समझ लेता है कि कैसे मामलात चल रहे हैं। हमारे क़यादत ने यही तंबीह की कि खुदारा माजी को न दोहराएं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ वे फॉरवर्ड निकालें। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। तो अगर ये केयर टेकर्स और सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं समझती तो फिर पीपल्स पार्टी तो ईसीपी को इसी बात की निशानदेही कर रही है कि वो इस चीज़ का नोटिस ले, इस चीज़ का कॉग्निजेंस ले, क्योंकि आइनी तौर पे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना ईसीपी का काम है। अच्छा बुखारी साहब, मैं दो यानी चीज़ों पे आपका कमेंट चाहता हूँ। एक तो ये कि जो अभी एक इंटरव्यू आया ब्रदर मोहम्मद मीर ने किया जनाब जरदारी साहब का, और तासुर देने की कोशिश की गई कि एज इफ़ कोई थोड़ा तनाव है या खिंचाव है। एक तो इस पे आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात कि अपना नवाज शरीफ साहब तो पीएम के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, उनके छोटे भाई चीन का दौरा कर रहे हैं, तो हम ये तय कर लें और पीपल्स पार्टी इसको हजम कर लेगी कि भाई ठीक है इलेक्शन से पहले ही इनके हवाले कर दें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है बिलावल भुट्टो साहब और जनाब जरदारी साहब के माबैन, तो ये क्या कुछ इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, इसमें ये वैसे एक हाइप क्रिएट करने की या मीडिया की रेटिंग के हवाले से बहुत सारे चैनल्स ने ये बात की। जिस दिन ये इंटरव्यू नशर हुआ मैं ख़ुद मौजूद था जब वो रिकॉर्डिंग के बाद हमने जरदारी साहब ने, मैंने, मोहम्मद मीर साहब ने इकट्ठे सुना हमने जरदारी हाउस में। और जो इन्होंने कहा कि चेयरमैन दुबई चले गए नालाओं के, कतन ऐसी बात नहीं। तो 22 तारीख को भी जब चेयरमैन वापस आए चित्राल से तो मैं उधर मौजूद था और जरदारी साहब भी मौजूद थे और हमें खुदा हाफिज़ कह के गए। उन्होंने कराची के लिए उन्होंने दुबई जाना था और हमारी मौजूदगी में भी जब हम ब्रेक हुई तो टेलीफोन पे गुफ्तगू भी हुई। सारी मामलात नॉर्मल थे। आपको याद होगा काजी साहब और भट्टी साहब कि बेगम नसर भुट्टो साहबा वो चेयरपर्सन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को चेयरपर्सन थी। उस वक़्त भी इस किस्म की ख़बरें फैलाई जाती थी शायद इन दोनों में इख्तलाफ है। हालांकि कतन कोई इख्तलाफ नहीं था, आज भी कतन कोई इख्तलाफ नहीं है। चेयरमैन बिलावल भी वापस आ गए हैं दुबई से, आसिफ अली जरदारी साहब भी वापस आ गए हैं और चेयरमैन बिलावल ने परसों यौम तासीस के जलसे को खिताब भी करना है। तो एज सच कोई इस किस्म का डिफरेंस नहीं है। जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इज़हार किया कि आइनी तौर पे हम एतमाद का इज़हार करते हैं, लेकिन उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी का जिक्र तो नहीं किया। चेयरमैन बिलावल ने सिविल ब्यूरोक्रेसी के टेकर्स के हवाले से बात की कि ईसीपी उसका नोटिस ले कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। बहरहाल इंतखाबात करीब हैं, हमारा इलेक्शन प्रोसेस में अभी हैं। चेयरमैन बिलावल अभी कुछ दिनों बाद फिर KPK का दौरा शुरू करने वाले हैं। जो मुझे इतलात है कि वो दीगर जो अजला हैं KPK के, वहाँ पे पार्टी कन्वेंशन जो होंगे, वर्कर्स कन्वेंशन होगी। अच्छा बुखारी साहब, आप बहुत सबसे बड़ी विक्टिम अगर रही है पीपल्स पार्टी एक रियासती तशद्दुद की भी, और एक तो इस पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट इस वक्त निगरान गवर्नमेंट बिहेव कर रही है, और दूसरा ये कि ये तो अभी से दौरे कर रहे हैं भाई, ये दुबई अपना चाइना जा रहे हैं एंड दे आर एज इफ दे आर प्राइम मिनिस्टर एंड यू नो चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग, ये तासुर मिल रहा है। तो ये आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है और आप कैसे अपने जो ये एक खदशात हैं या जो आपकी रिजर्वेशंस हैं उस हवाले से क्या आपकी बात हो रही है या आप इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? देखिए, अभी मुझे आपके ज़रिए पता चल रहा है कि वो चाइना जा रहे हैं। अब देखिए जी, दो सूरत हाल है। चाइना की जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो तो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट करती रहती है। अब किस कैपेसिटी में ये जा रहे हैं ये उनको बेहतर पता होगा, या किस कैपेसिटी में उनको इन्विटेशन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को पता होगा या चाइनीज़ गवर्नमेंट को पता होगा। मसलन मैं खुद पार्टी का डेलीगेशन लीड करके गया हूँ
लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसकी इन्विटेशन पे। अब मुझे खबर नहीं है कि उनको इन्विटेशन है या अपने तौर पे जा रहे हैं या इन्विटेशन उनको किस कैपेसिटी की है। जब तक वो चीज़ मैं सामने ना देखूँ तब तक तो मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन बुखारी बड्डी साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे। बड्डी साहब, यार साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, क्या जो मौजूदा निगरान हुकूमत है जिस तरह वो मुस्लिम लीग नून को एज ए पीएम कर रही है, क्या पहले भी ऐसी गैर जानिबदार हुकूमत रही? और क्या नून लीग वाले एक दोस्त कह रहे हैं कि दरअसल उनकी सिंध में पीडीएम और एमक्यूएम से इत्तेहाद हो गया, पीपल्स पार्टी को अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा सिंध में भी? क्या घबराहट की पीपल्स पार्टी की एक ये भी रीजन हो सकती है? भट्टी साहब, ये इत्तेहाद हमारे खिलाफ बनते रहे और आपने 1970 का इलेक्शन भी देखा होगा जब हम पे कुफर के फतवे भी जारी होते थे। डू यू रिकॉल दैट भट्टी साहब? 1970 के इलेक्शन में भी जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। मोहतरमा के खिलाफ जो पम्फलेट गिराए गए बड़े तकलीफ दे लम्हात थे वो, यकीनन। जी 1970 में पीएनए बनी, 88 में आईजीआई बनी, तो पीपल्स पार्टी नेताओं से घबराती नहीं है। वो अपना जोर आजमाई कर ले, हम अपनी कुव्वत पे बैठे हैं जो अवामी कुव्वत हमारे पास, तो हम इनका मुकाबला करेंगे। पहले भी हम भागे नहीं कभी मैदान से। वो और जमाते हैं, वो और लीडर हैं जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। हम सूली पे चढ़ जाते हैं, चाहते कबूल कर लेते हैं लेकिन भागते नहीं हैं। अच्छा जी, थैंक यू बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, और बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नज़ीर बुखारी रहनुमा जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। क्या उनके खदशात हैं या नहीं हैं और आने वाले इलेक्शन में, ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अभी बहुत सी खबरें हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मारूफ दानिशवर और साहिब किताब तो नहीं, साहिब कुतुब कहना चाहिए, और गहरी निगाह मैशत पे रखते हैं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बुनियादी सवालात हैं। हम एक इंतहाई माशी तौर पर एक पुराशोभ दौर से, तो वैसे जब से वतन अजीज़ क़याम में आया है पुराशोभ दौर कभी हमसे जुदा नहीं हुआ, लेकिन अब रिसेंटली लगता है कि IMF आके हमें यह भी बताएगा कि यार आपको तो इतनी अकल भी नहीं है कि आप टैक्स लगा सकें, या वो अपनी आप कहते रहते हैं कि 1500 अरब रुपए का टैक्स हम ले सकते हैं, और जो कि लगता है कि यहाँ कोई भी किसी की इंटेंशन नहीं है। तो डू यू थिंक कि अब ऑलमोस्ट दिस इकोनॉमी हैज़ बीन टेकन ओवर बाय दी वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? डॉक्टर साहब जी शुक्रिया काई साहब। ये तो न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल था वो बार बार पाकिस्तान में रिवाइव होता है, और वर्ल्ड बैंक और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, ये आकर हमें इस तरह की हदायत देते हैं कि मज़ायका खेज लगती हैं। इनके आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें खुद इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त 190 मिलियन लोग हैं जो मोबाइल यूजर्स, उनके पास सिम्स हैं। उसमें से किनके पास एक से ज़्यादा भी होती हैं, बच्चों वगैरह को भी उन्होंने, मगर 130 मिलियन तो यूनिक मोबाइल यूज़र हैं जो 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। अब ये उन अमीर लोगों से तो टैक्स लेते नहीं हैं, और इस 130 मिलियन में मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त कम अज़ कम भी 90 मिलियन या इससे ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदनी ही नहीं है। अब वो 15% टैक्स दे रहे हैं और ये पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो टैक्स पेयर नहीं। आप रिटर्न फाइल क्यों नहीं करते? अब आप देखें कि ये 25 पेज की रिटर्न जिसमें वेल स्टेटमेंट, खर्चा, घर का, फजूलियात किस्म की बातें दुनिया में कहीं नहीं रह गई सिवाय पाकिस्तान के अंदर। तो एक तरफ तो ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहते हैं ताकि लोगों को तंग कर सकें, और जो ये गरीब लोग इसमें से कोई अपना रिफंड लेने के लिए रिटर्न फाइल कर दे तो फिर उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, उसके लिए ज़िंदगी अजाब बना देते हैं। और दूसरी तरफ अमीर लोगों को एमनेस्टीज देते हैं। आप भी देखें कि इस दफ़ा भी 2 ट्रिलियन के करीब तो सिर्फ अमरात दी हुई हैं और एग्जम्पशंस दी हुई हैं इनकम टैक्स लॉ में। सिर्फ अभी मैं सेल टैक्स की बात नहीं कर रहा, कस्टम्स की बात नहीं कर रहा। तो ये रियासत जो है एक्सट्रैक्टिव बन गई, यानी कि सिर्फ लोगों के, गरीब लोगों की जेब में हाथ डाले और अमीर लोगों को फ़ायदे पहुँचाए, और ऊपर से ये जो हमारे मालियाती इदारे हैं ये बजाय इसके कि इसका कोई फ़ायदा आवाम को पहुँचाए, ये जो है उसको जो शराफिया है उसकी आकर बैठ जाते हैं और उनसे बात मिल बैठ कर
कहते हैं जी और 25 मिलियन जो पाकिस्तान के ऐसे अवाम हैं उनको तंग किया जा सके। तो जो आगे हम 130 मिलियन से टैक्स ले रहे हैं 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स, उसमें से कौन सी टैक्स बेस निकाली है? अगर किसी ने 30 से 35 हज़ार महाना जो है वो सिर्फ मोबाइल की मद में ही पे किया है, तो वो तो फिर यकीनन भी ऐसा काम करता होगा ना जो काबिल टैक्स होगा, उनको तो पकड़ नहीं रहे हैं। तो ये मैं देखा जाए तो ये इस्तिसाली निज़ाम पाकिस्तान में तो मौजूद ही था शराफिया की तरफ से, मगर अब ये हमारे जो बाहर के दायरे हैं उन्होंने अपनी किस्तें वापस लेनी है, अपनी रकम वापस लेनी है, तो वो भी गरीब आदमियों से ही लेंगे, उन्हीं से दोबारा टैक्स निकाला जाएगा। तो हमारी रियासत का अब मॉडल ये है कि आप गरीब लोगों से टैक्स पे टैक्स लगाते चले जाएं और जो अमीर लोग हैं वो याशी करते जाए। कर्जा लेकर भी सिर्फ उनकी याशियों के लिए किया जाता है, ना उससे कोई आप ऐसे इदारे बनाते हैं, ना कोई ऐसी सनतें लगाते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़े, बल्कि वो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने में आप ज़ाया कर देते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे आपका मालियाती खसारा। और बैंकों से आप देखिए कि 22% के ऊपर कर्जा लेती है हुकूमत और फिर उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाती है। तो ये एक अजीब सी रियासत का नक्शा हमारे सामने आ रहा है। जी भट्टी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि पाकिस्तान जहां 80% लोगों की इनकम 25,000 से कम है, वहां IMF आके कैसा फैसला करेगी कि किसको टैक्स लगाना है, किसको नहीं लगाना, जहां 2 वक्त की रोटी अक्सरियत नहीं खा पाती। और हमेशा हम सुनते हैं कि शराफिया टैक्स नहीं देती हुकूमत, कोई भी आए। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग भी ये कर लेते हैं, अरबों रुपए इनकम टैक्स भी ये चोरी कर लेते हैं, और इनडायरेक्ट आम आदमियों पे बोझ, अब तो आम आदमी बोझ टैक्स का उठा ही नहीं सकता। डू यू थिंक कोई ऐसी हुकूमत के पास पॉलिसी है कि अमीर अशराफिया को नेटवर्क में लाया जाए और ताकि गरीब आदमी पे कम से कम बोझ पड़े? जी भट्टी साहब, पीने का साफ पानी तो आवाम को मुयसर नहीं है। और आप देखेंगे, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये सारे का सारा टैक्स का बोझ जो है, मैंने कई दफ़ा स्टडी करके फिर उसके आदात-ओ-शुमार दे के लिखा है कि पिछले 10-20 साल में अगर आप देखें तो अमीर लोगों पे टैक्स का बर्डन कम से कम भी 70% कम हुआ है और जो गरीब लोग हैं उन पे 70 से 80% बढ़ गया है। अब इन मुल्कों में यही मसला होता है कि आप कर्जे लिए चले जाएं और ना मुकामी सनतें लगाएं, ना उनको तरवीज दें, ना आप कोई जो हमारे दही इलाके हैं उनमें किसी किस्म की आप तरक्की करें। बस 1-2 शहर ले लें, आप खुद जाकर ज़रा से बीमार हो जाए तो लंदन के अस्पतालों से इलाज करवाएं और यहाँ गरीब गुरबा जो है वो मरते रहें। अगर किसी को सहूलत भी मिल जाए थोड़ी बहुत सेहत कार्ड की, वो भी वापस ले लें और फिर ये दावा करते रहें कि जी हम तो बहुत ज़्यादा जो है वो आवाम के जो है खैर खा हैं। तो मेरे ख्याल में शराफिया बिल्कुल अभी तक ना टैक्स देगी, ना कभी आगे जाकर देगी। और अभी तो जो 2018 में और फिर उसके बाद 2019 में इनके लिए 2 बहुत बड़ी एमनेस्टी स्कीम्स आई थी, उसका अगर आप देखें तो पाकिस्तान से जो कम से कम भी बिलियंस का जो सरमाया था वो बाहर का बाहर ही रहा। और वो मान करके ये अनटैक्सड है, ये जो है रेगुलेटेड है, इसके ऊपर बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का जैसे आपने फरमाया, और इसमें और भी संगीन जराइम जो रियासत के खिलाफ करप्शन है वो शामिल है, किक बैक शामिल है, वो बाहर पाक किया गया और उसको एक आपने ब्लैंकेट जो है वो इम्यूनिटी दे दी। अब पता भी है कि ये सासे कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। दूसरे ममालिक ने तो इनको कन्फिस्केट किया एक दफ़ा मौका देकर के आप रेगुलर टैक्स जो बनता था वो आप 100% पेनल्टी साथ देकर रेगुलराइज कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान में 1 से 2% पर ये असासे जो है वो वाइट कर लिए गए और अब वो मदद से उसको बाहर एंजॉय भी करते हैं लोग और यहाँ उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, कल मैं अपनी वज़ीर ख़जाना जो हैं उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया कि ये बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स जो है ज़ाहिर है जो गरीब आदमी पे लगता है, इसके अलावा क्विक रिटर्न जो हैं वो नहीं होते और ये एक तसर पुख्ता है कि भाई आवाम को कुचले जाएं, जिस तरह भट्टी साहब कहते रहते हैं। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या इस तरह से कैपिचुलेट किया है कभी किसी और मुल्क की वजारत ख़जाना ने, जिस तरीके से हम जो है दस्ते नगर होकर रह गए इनके कि टैक्स भी वही लगाएं, वही बताएं पेट्रोल की कीमतें क्या होंगी, और ये इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा जनाब डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और ये आपने देखा होगा कि मुसलसल जब केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो ख़ास तौर पर वो अपना एक नुमाइंदा जिसने बहुत अरसा वर्ल्ड बैंक में या IMF में काम किया होता है, चाहे वो स्टेट बैंक के गवर्नर तक आपने देखा कि उनको लगाते हैं, फिर वो हमारा सारा डेटा उनके साथ शेयर होता है। जो कोई मुल्क करना पसंद नहीं करता, वो सिर्फ कर्जा लेकर ये बताया जाता है कि जी हम आपके लिए इसकी वापसी के ये इंतजाम हैं, मगर यहाँ
तो हर चीज़ का वो कहते हैं कि आप हमें ये भी बताइए कि आपके बैंकों के रकूम कितनी लोगों के पास पड़ी हैं। ज़ाहिर है कि उनका मकसद पाकिस्तान में तो सिर्फ ये है कि ऊपर जाकर फिर ज़ाहिर है कि जिनके कहने पर IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वेवर्स देता है, वो हमारी जो यहाँ रूलिंग एलीट है, ख़ास तौर पे सियासी जो हमारे हमायदीन हैं, उनको ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े एहसास दुनिया में भी उनकी नज़र में हैं और पाकिस्तान में भी बेनामी अकाउंट। अब आपने देखा कि बेनामी का लॉ बनाने के बाद उसके खिलाफ एक भी केस, क्योंकि उसका उन्होंने ढांचा ही नहीं बनाया ताकि वो कारआमद हो सके, बस प्रेशर पे लॉ बनाया ताकि FATF से बाहर आ सके और फिर उस पर कोई अमल दरामद ही नहीं किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसी कोई रियासत आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जहाँ ये अदारे भी आकर हमें हमारे साथ इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे अभी हम कॉलोनियल दौर से बाहर ही नहीं निकले हैं। और ये जो यहाँ के डॉक्टर साहब एक गुजारिश ये है कि आप जानते हैं, आपने खुद भी जिक्र किया, साफ पानी नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, बीमारी की सूरत में इलाज नहीं है। ऐसे में गुलामाना हुकूमतें IMF आके डिक्टेशन देगी कि किस तबके को कितना टैक्स लगाना है। क्या ऐसे हुक्मरान आवाम की बेहतरी का सबब बन सकते हैं? भट्टी साहब, आपको याद होगा कि जब पीछे उन्होंने कहा कि आप इनकम टैक्स की, पर्सनल इनकम टैक्स की जो आपकी है रजीम, उसको दुरुस्त करें, तो सबसे ज़्यादा टैक्स उन्होंने नौकरी पेशा लोगों पे लगा दिया। और जबकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हाईएस्ट थी दुनिया की, 37% तो बकौल इनके थी, लेकिन अगर देखा जाए तो फूड इन्फ्लेशन में तो ये हाइपर इन्फ्लेशन 50% से भी ज़्यादा है। मगर जाहिर है कि हर चीज़ में आपको पता ही है, फिगर फर्जिंग करने के माहिर जो साहब थे वो 4 दफ़ा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर माशाल्लाह बने और जाते हुए भी 7.3 ट्रिलियन का डेट सर्विसिंग यानी सिर्फ सूद की मद में रखे गए, और वो अभी 8.5 ट्रिलियन का उसका है कि वो पहुंचे ही पहुंचेगा, इससे बढ़ भी सकता है। तो आप देखें कि सिर्फ हमें अब कर्जा इस बात के लिए लेना है कि सूद की अदायगी से ज़्यादा इस वक्त हमें, क्योंकि जितनी आमदनी है वफाकी हुकूमत की, उससे ज़्यादा तो हमारी इस वक्त सूद की रकम बन चुकी है। तो ये अदाद शुमार जो है, इससे तो पूरी आपकी डिफेंस, पूरे आपके अखराजात, वो सारे के सारे आप बहुत हैवी वॉरेंट यानी कि बहुत महंगी किस्म के कर्जों से पूरी हो रही है 22% से। और नोट पे नोट छापने का नतीजा ये है कि मुल्क में महंगाई कभी नीचे नहीं आएगी और जो बैंकों के मालिकान हैं वो इतना पैसा कमाएंगे, जाहिर है 22% उनको घर बैठे मिलता है, तो वो क्यों कोई और काम के लिए किसी को पैसा देंगे। और गरीब लोग जो है वो अशिया की शक्ल में, और बरानी यानी इन्फ्लेशन भी एक टैक्सेशन की वर्स्ट फॉर्म है। और ये जो है सारा दिन गवर्नमेंट जो है सवाए इसको कर्जा लेने के कोई काम नहीं है। इस हुकूमत ने भी जिसे केयर टेकर, उस पर IMF क्यों नहीं पूछता कि ये आकर इसलिए कर्जा ले रहे हैं कि जो टैक्स की मराहत है वो जारी रहे। इस कर्जे की बजाय अगर टैक्स की मराहत खत्म कर दी जाती तो कल कैश फ्लो ठीक हो जाता। मगर मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त 3 ट्रिलियन के करीब तो सिर्फ टैक्स की मराहत है जो मुसलसल जारी हैं। आप देख लीजिए कि चाहे वो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हों, चाहे कुछ, हर एक को सब्सिडी चाहिए, हर एक को मराहत चाहिए, हर एक को टैक्स की एग्जम्पशन चाहिए। बाकी ममालिक में हर कोई अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स देता है, और जो गरीब तबकात होते हैं जिनकी आमदनी टैक्स से कम होती है, उन्हें रियासत जो है वो सोशल सिक्योरिटी फराहम करती है। यही एक नेशन स्टेट में, मॉडर्न नेशन स्टेट में यही रियासत का काम है। मगर हम इसके उल्टा काम करते हैं कि गरीब लोग टैक्स देते हैं और अमीर लोग उससे याशी करते हैं, और फिर जब कर्जा बहुत चढ़ जाता है तो और टैक्स लगाए जाते हैं ताकि उनको और दबाया जा सके। तो मेरे ख्याल में इतनी बुरी हुकूमत तो अंग्रेज़ों की नहीं थी जितनी हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में अपनी रियासत का हाल किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने देखा, बता रहे हैं कि 3000 अरब रुपए की मराहत हम इन्हें देते हैं। एक स्टडी हमने और भी शेयर की थी और इसी प्लेटफॉर्म से की थी मैंने और भट्टी साहब ने, कि 23 बिलियन डॉलर जो है उसमें हमें सालाना ये पड़ती है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कहा था और अभी आप मारूफ दानश्वर हमें ये बता रहे थे कि इस अवाम को कुचल कर इनकी ऐशियाँ जो हैं हम बर्दाश्त करें। ये था हमारा आज के शो। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।